हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 17 और 18 दिसंबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने प्रश्नों के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक की फैमिली को बढ़ाने में हमारी हेल्प करें और सभी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आप जितना ही अधिक हमारे वीडियोस को शेयर करेंगे अपनी लर्निंग बुक फैमिली उतनी ही अधिक बढ़ेगी और फिर क्या होगा कि हम आपके लिए उतना ही अधिक और भी नॉलेजेबल वीडियोस को प्रोवाइड करा सकेंगे। तो आप अपने सारे वीडियोस को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की योजना बनाई है। देखो, कुल 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोला जाएगा खेल मंत्रालय के द्वारा और हमारे खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। क्या है ये खेलो इंडिया केंद्र? खेलो इंडिया केंद्र में जो खिलाड़ी अभी उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ये ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी उन खिलाड़ियों के द्वारा जो कि किसी खेल से रिटायरमेंट ले चुका है। कोई खिलाड़ी है, जैसे कोई खिलाड़ी है उसने अपना कबड्डी खेल रहा था वो और उसने रिटायरमेंट ले लिया, तो फिर क्या होगा, अब वो खेलो इंडिया केंद्र में रोजगार के तहत जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनको ट्रेन कर सकेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, जो संन्यास ले चुके खिलाड़ी होंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा और साथ ही साथ जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छा ट्रेनर मिल जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ खेलो इंडिया केंद्र खोलने की योजना है खेल मंत्रालय की और कुल 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोला जाएगा अगले वर्ष 2021 में। 2020 का खेलो इंडिया गेम इसको होस्ट किया था असम ने। 2021 का खेलो इंडिया गेम इसको होस्ट किया जाएगा हरियाणा के द्वारा और 2021 के खेलो इंडिया गेम में कुछ नए खेल को भी ऐड किया जा रहा है खेल मंत्रालय के द्वारा, जिसमें है कालरिप्पा यट्टू, ये केरल का है, मलखंभ, गतका और थांग ता। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है कालरिप्पा यट्टू गेम और मलखंभ क्या है, गतका क्या है और थांग ता क्या है। ये है कालरिप्पा यट्टू, ये मुख्यतः केरल का खेल है और इसको आपने कई बार च्यवनप्राश के ऐड में भी देखा होगा। ये तलवारबाजी कर रहे हैं लोग और इसे केरल में कालरिप्पा यट्टू नाम से जाना जाता है। इसे भी इस वर्ष खेलो इंडिया गेम में शामिल किया गया है खेल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट गेम जो है मलखंभ, ये देखो ये मलखंभ गेम है। इसमें व्यक्ति किसी लकड़ी के बने हुए खंभे पे अपने आप को सीधा करके रखा हुआ है। ये भी खेल की तरह शामिल किया गया है 2021 के खेलो इंडिया गेम में, इसे मलखंभ बोलते हैं। नेक्स्ट है गतका। गतका में आप देख रहे हो कि ये निहंग सिख हैं। निहंग सिख द्वारा गतका का प्रयोग किया जाता है अपनी आत्मरक्षा के लिए और इसे भी इस वर्ष खेलो इंडिया गेम में शामिल किया गया है गतका को। और नेक्स्ट गेम जो शामिल किया गया है खेलो इंडिया 2021 में ये है थांग ता। ये मणिपुर का खेल है। इसमें मार्शल आर्ट के साथ साथ तलवारबाजी दोनों मिक्स होती है, मार्शल आर्ट प्लस तलवारबाजी। ये मणिपुर का गेम है, इसका नाम है थांग ता। तो थांग ता, गतका, मलखंभ, कालरिप्पा यट्टू, ये 4 गेम शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ एक और 5वां गेम भी शामिल किया गया है जिसका नाम है योगासन। योगासन गेम नहीं है लेकिन इसे खेलो इंडिया में शामिल किया गया है खेलो इंडिया गेम में, तो योग को भी बढ़ावा मिले खेलो इंडिया गेम के तहत ही, इसीलिए योगासन को भी खेलो इंडिया गेम में शामिल किया गया है। और 2021 का खेलो इंडिया गेम का होस्ट होगा हरियाणा स्टेट के द्वारा। तो फिर रिटायर हो चुके, संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए 1000 केंद्र खोला जाएगा खेल मंत्रालय के द्वारा, जिसका नाम होगा खेलो इंडिया केंद्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा करी है। वॉलमार्ट 2027 तक भारत के साथ 10 अरब डॉलर का निर्यात करेगा, यानी भारत से वॉलमार्ट द्वारा 10 अरब डॉलर का सामान मंगाया जाएगा और भारत उसको
इतना सामान देगा वॉलमार्ट को। क्या है ये वॉलमार्ट? वॉलमार्ट एक, आप सभी को पता होगा, अमेरिका की मल्टीनेशनल रिटेल कंपनी है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है। अगर हम रेवेन्यू कंसीडर करें, रेवेन्यू वाइज ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है। और इसके प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, क्लॉथिंग, फुटवेयर, ज्वेलरी, टॉयज़, हेल्थ सप्लीमेंट, स्पोर्ट्स और ग्रॉसरी, ये सारे मतलब कि आप 360 डिग्री कवर कर लो कि आपके लाइफ में जो भी सामान यूज़ होता है सब वॉलमार्ट द्वारा बनाया जाता है और सेल आउट किया जाता है अपने रिटेल स्टोरों पे। और वॉलमार्ट के सीईओ हैं डगलस मैकमिलन। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 2027 तक वॉलमार्ट भारत से 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ पे आयोजित होगा? विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये एक संस्था है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। प्रत्येक वर्ष पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक स्टेटस को चेक करने के लिए कैसे पूरे विश्व को आर्थिक वृद्धि प्रदान की जाए, इसके लिए एक मीटिंग अरेंज कराई जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और वो हमेशा स्विट्ज़रलैंड में ही होता है। लेकिन कोविड-19 का केस जो है वो यूरोप में काफ़ी सिचुएशन ख़राब है। इसको देखते हुए इस वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जो इनकी मीटिंग होती है इसको अब सिंगापुर कर दिया गया है। मई 2021 में ये सिंगापुर में अरेंज की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये मीटिंग अब इस वर्ष मतलब अगले वर्ष मई 2021 में ये सिंगापुर में होगी, जबकि ये प्रत्येक वर्ष स्विट्ज़रलैंड में होती थी। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है और अगली जो मीटिंग होगी वो सिंगापुर में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन डे प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या उद्देश्य है इंटरनेशनल माउंटेन डे को मनाने का? देखो, इससे पहाड़ों को प्रोटेक्शन मिले, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। अब देखो, अगर पहाड़ों को प्रोटेक्शन मिलेगा तो साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट होगी, यानी बायोडाइवर्सिटी का भी कंजर्वेशन होगा अगर पहाड़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि कई सारी बायोडाइवर्सिटी पहाड़ों पे होती है। आपको पता भी होगा कि वेस्टर्न घाट ऑफ हिमालय जो है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। हिमालय का वेस्टर्न घाट पूरे विश्व का जो हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, उनमें से एक है। बेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है वेस्टर्न घाट ये। तो इसलिए अगर मतलब कि पहाड़ों को प्रोटेक्ट किया जाएगा तो फिर बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट होगी। और मैंने आपको कई बार बताया है, जितनी अधिक बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही अधिक स्टेबल होगा अर्थ। बायोडाइवर्सिटी में की जैव विभिन्नता, जितने प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे धरती पर मौजूद होंगे उतना ही स्टेबल होगी हमारी अर्थ। और प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड माउंटेन डे इसी उद्देश्य के साथ मनाया जाता है कि पहाड़ों को प्रोटेक्ट किया जाए, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट हो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? देखो, मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन करा चुका हूँ कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन इस बार मैंने ये करा दिया था, लेकिन उस समय मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इसकी थीम क्या थी 2020 के लिए। तो 2020 के लिए जो इसकी थीम थी वो कोविड-19 को देखते हुए इसकी थीम बनाई गई थी। विश्व मानवाधिकार दिवस की थीम 2020 की कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए बनाई गई थी, और वो थी फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। ये इस साल की थीम थी वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे की, और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अब ये कोविड-19 को देखते हुए कि अभी कोविड-19 में क्या है कि काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स को ख़त्म कर दिया गया है, लोगों को कई बार निकलने नहीं दिया जा रहा है, और क्योंकि वो हमारी सिचुएशन ऐसी है। तो लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड-19 के बाद फिर से सारे मानव अधिकार के लिए एक साथ खड़े होना ही बेहतर होगा। यही थीम थी इस बार की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉन्कस CPC की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? देखो, CPC की अध्यक्ष चुनी गई हैं भारतीय मूल की प्रमिला जयपाल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका में अभी ये 170वीं कांग्रेस है
देखो जैसे हमारे भारत की 17वीं लोकसभा है, वैसे ही अमेरिका की कहा बोला जाता है वहाँ पे कि वो 117वीं कांग्रेस में है अपने, मतलब 100 इनको 117 बार यहाँ पे इलेक्शन हो चुका है। अब वहाँ पे इलेक्शन होने के बाद एक कमेटी बनाई जाती है सांसदों की, जिसका नाम होता है कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉन्कस। ये जो रूलिंग पार्टी होती है उसके सांसदों की कमेटी होती है, और इस कमेटी का जो मेन वर्क होता है वो रंगभेद, गरीबी और असमानता को मिटाने के लिए ये कमेटी कार्य करती है। और इन्हें फिर ये ऐसा माना जाता है कि ये जो शक्तिशाली और मजबूत सांसद होते हैं वहाँ अमेरिका में, उनकी ये कमेटी होती है, और उसका अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय मूल की प्रमिला जयपाल को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जो कमला हैरिस हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये पहली महिला हैं जो कि यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त की गई हैं, और ये भी भारतीय मूल की ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू कॉलर द्वारा जारी 2020 के लिए ग्लोबल इनसाइट्स रिपोर्ट में वैश्विक स्पैम काल में भारत की क्या रैंक है? वैश्विक स्पैम काल में भारत की रैंक 9वीं है। स्पैम काल क्या होता है? स्पैम काल मतलब कि अनचाहे काल या मैसेजेस, जैसे कि स्पैमर्स मेनली इसको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या फिर अपने बिजनेस का एडवर्टाइज करने के लिए बिना जानकारी के सामने वाले के उनको कॉल कर दिया जाता है, ये स्पैमर काल बोले जाते हैं। और भारत 9वें स्थान पे है स्पैमर काल को फ्रिक्वेंटली यूज़ करने में। और अगर हम पहले स्थान की बात करें तो ब्राज़ील है, दूसरे स्थान पे यूएसए है, और तीसरे स्थान पे हंगरी है। तो स्पैमर कॉल में भारत 9वें स्थान पे है। ये ट्रू कॉलर्स की रिपोर्ट है। ट्रू कॉलर एक ऐप है, आप में से कई सारे लोगों ने यूज़ भी किया होगा। ये स्वीडन के द्वारा बनाया गया ऐप है, ये स्वीडन ऐप है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा स्पैमर कॉल फ्रिक्वेंटली कहाँ पे आते जाते हैं? ये आते हैं गुजरात में। पूरे वर्ल्ड में इंडिया 9वें स्थान पे है, और इंडिया में गुजरात पहले स्थान पे है स्पैमर कॉल एंड मैसेजेस में। ये रिपोर्ट ट्रू कॉलर द्वारा जारी की गई है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और आप एक बात और ध्यान रखोगे, गुजरात में सबसे अधिक स्पैम कॉल और मैसेज यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ मैत्री संघ की स्थापना करने वाला पश्चिम एशियाई क्षेत्र से पहला देश कौन सा बन गया है? पश्चिम एशियाई क्षेत्र से पहला देश जो भारत के साथ फ्रेंड एसोसिएशन बना रहा है वो है ओमान। और फ्रेंड एसोसिएशन बनने के बाद क्या हो सकता है? देखो, फ्रेंड एसोसिएशन भारत का रसिया के साथ है, आपको पता है। फिर रसिया ऐसी कंट्री रही है भारत के लिए कि वो जो वेपन इंडिया को देती थी वो वेपन पाकिस्तान को नहीं सेल आउट करती थी, कि हमने अपने मित्र देश को ये वेपन दे दिया है तो अब हम पाकिस्तान को ये वेपन नहीं दे सकते। मतलब कि क्लोजनेस बढ़ जाती है अगर कोई दो देश फ्रेंडशिप एसोसिएशन को बना लेते हैं। और भारत के साथ फ्रेंडशिप एसोसिएशन बनाने में अभी तक पश्चिमी एशियाई क्षेत्र का कोई भी देश नहीं था, लेकिन ओमान ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत के साथ फ्रेंडशिप यूनियन को बनाया है, मैत्रीय संघ बनाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का रशिया के साथ फ्रेंडशिप एसोसिएशन है, नेपाल के साथ फ्रेंडशिप एसोसिएशन है, और तिब्बत के साथ भी फ्रेंडशिप एसोसिएशन है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि समय के साथ रशिया के साथ जो फ्रेंडशिप एसोसिएशन है वो उतना कारगर अभी नहीं रह गया है, और फिर नेपाल के साथ भी भारत का फ्रेंडशिप एसोसिएशन उतना अच्छा वर्कआउट नहीं कर रहा है। हालांकि तिब्बत के साथ अभी भी अच्छा है, क्योंकि तिब्बत इंडिया के करीब आना चाहता है, क्योंकि चाइना वालों ने तिब्बत के ऊपर अपना अधिकार जमा के रखा हुआ है। और अगर हम बात करें ओमान की, तो ओमान की राजधानी मस्कट है, और ओमानियन रियाल यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए एक रोजगार सृजन परियोजना लाइवलीहुड जनरेशन फॉर रिटर्न माइग्रेंट वर्कर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? लाइवलीहुड जनरेशन फॉर रिटर्न माइग्रेंट वर्कर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कुछ इसी तरीके का एक अभियान चलाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। और अगर हम बात करें कि किस स्टेट ने सबसे अधिक इस्तेमाल किया, मतलब कि किस स्टेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का इस्तेमाल करके अपने वहाँ के माइग्रेंट वर्कर्स को सबसे अधिक जॉब प्रोवाइड कराए, तो वो स्टेट है राजस्थान।
और उत्तर प्रदेश ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक अलग आयोग का ही गठन किया है जो कि माइग्रेंट वर्कर के हितों की रक्षा करेगा। तो 3 बात, लाइवलीहुड जनरेशन फॉर रिटर्न माइग्रेंट वर्कर्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है मिजोरम सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये आप नाम से ही समझ जा रहे हो, प्रधानमंत्री लगा हुआ है नाम में, कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इस स्कीम का सबसे अधिक फ़ायदा उठाया है राजस्थान की सरकार ने। और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए आयोग का गठन करने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने आईसीआईसीआई बैंक को राज्य में सभी मौद्रिक लेन देन के लिए नामित किया है। देखो, नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को किस राज्य के लिए सारे मौद्रिक लेन देन के लिए नामित किया गया है, तो वो राज्य है वेस्ट बंगाल। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 2 स्कीमें चलाई जा रही हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक को वेस्ट बंगाल के लिए नामित किया गया नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा, तो जो भी एम्प्लॉय की सैलरी होगी नेशनल हेल्थ मिशन के एम्प्लॉय जो कि वेस्ट बंगाल में काम कर रहे होंगे, उनका सारा सैलरी का काम आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा होगा। कोई मेडिसिन्स का यूज है, कोई इक्विपमेंट की लेन देन है, तो सभी सारे खर्चे को आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू ही सर्कुलेट किया जाएगा। इससे पूरा एक डेटा नेशनल हेल्थ मिशन के पास कलेक्ट हो सकेगा कि कितना वहाँ पे खर्चा किया गया नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, क्योंकि एक ही बैंक होगा तो उससे अपना डेटा कलेक्ट करने में नेशनल हेल्थ मिशन को आसानी होगी। इसको पश्चिम बंगाल के लिए आईसीआईसीआई बैंक को नामित किया गया है नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा मौद्रिक लेन देन के लिए। और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ संदीप बख्शी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय के रूप में नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश बिंदल को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम है शरद अरविंद बोबोडे। ये 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। आपको ये याद रखना जरूरी है क्योंकि नाम तो ज़्यादातर याद होता है, शरद अरविंद बोबोडे। ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे भारतवर्ष के। और राजेश बिंदल ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान दिया गया है। देखो, इसके पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया था कि फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे थी एंजेला मर्केल। ये चांसलर ऑफ जर्मनी है। एंजेला मर्केल फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में पहले स्थान पर हैं। और अगर हम बात करें भारत की निर्मला सीतारमण की, तो ये इस वर्ष 41st रैंक पे हैं। 41वां स्थान है निर्मला सीतारमण का फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में। निर्मला सीतारमण हमारे देश की वित्त मंत्री हैं और ये हमारे देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। ऐसा क्यों वर्ड यूज़ किया जा रहा है फुल टाइम, क्योंकि देखो वित्त मंत्रालय जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने अपने अधीन रखा था। इस वजह से वो वित्त मंत्रालय, ऐसा नहीं कहा जा सकता इनको कि ये पहली वित्त मंत्री हैं, क्योंकि पहली वित्त मंत्री महिला के रूप में अगर माना जाए तो इंदिरा गांधी हो चुकी हैं, लेकिन उनके वो पीएम होते हुए इस काम को कर रही थी, तो इसलिए उनके साथ पूर्णकालिक वर्ड फुल टाइम वर्ड नहीं यूज़ किया जाता है। तो इंडिया की पहली फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जो कि फीमेल हैं। और इन्हें इस वर्ष 41st रैंक दिया गया है सबसे शक्तिशाली महिलाओं में पूरे वर्ल्ड की 100 शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण इस वर्ष 41वें स्थान पे हैं। हालांकि 2019 में इनको 34वां स्थान दिया गया था फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में। और एक और महिला है जो कि भारत की है और इसे भी 68th रैंक मिला है फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली पावरफुल फीमेल वीमेन में। किरण मजूमदार शाह ये बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन हैं। और इनके बारे में मैंने जब आपको पहले इसके सेकंड लास्ट जो लेक्चर है करंट अफेयर का, उसमें मैंने कराया था जब ये क्वेश्चन था कि एंजेला मर्केल पहले स्थान पे हैं सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं में फोर्ब्स की लिस्ट में, जो कि चांसलर हैं जर्मनी की, तो मैंने बायोकॉन लिमिटेड की भी बात करी थी और किरण मजूमदार शाह के बारे में भी बताया था, जिन्होंने उस
को नहीं देखा है करंट अफेयर की वीडियो को, वो जाके पीछे की दूसरी जो लास्ट सेकंड करंट अफेयर की वीडियो है उसको देख सकते हैं आज को छोड़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया से 2020 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के विजेता कौन हैं? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के विजेता एशिया से कौन हैं? ये हैं म्यांमार के पॉल सीन ट्वा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पॉल सीन ट्वा म्यांमार से हैं और ये एशिया से गोल्डमैन पर्यावरण, गोल्डमैन इन्वायरमेंट अवार्ड के विजेता हैं। देखो, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया का एक संगठन है। इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, जिसको कहते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डमैन इन्वायरमेंट अवार्ड, और इसे ग्रीन नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जानते हैं। ये जितने देखो, किसको, एशिया में एक, अफ्रीका में एक, यूरोप में एक, नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका में एक, और आइलैंड्स नेशन के लिए एक, तो कुल ये 6 अवार्ड देते हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, फिर आइलैंड्स नेशन, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में 6 लोगों को प्रत्येक साल गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण सिर्फ एशिया का होगा परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं तो एशिया का ही हमसे पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है और ज़्यादा याद करने का उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सिर्फ हम एशिया का याद करते हैं। पॉल सीन ट्वा, इन्हें 2020 का एशिया का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। ये म्यांमार से हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा किस देश के एंटी ड्रोन सिस्टम स्मार्ट 2000 प्लस फायर कंट्रोल सिस्टम को खरीदने के लिए अंतिम रूप से स्वीकृत कर दिया गया है? इंडियन नेवी ने इजराइल की स्मार्ट 2000 प्लस फायर कंट्रोल सिस्टम को खरीदने के लिए अंतिम रूप से स्वीकृति दे दी है। क्या है ये स्मार्ट 2000? देखो, ये इंडियन नेवी यूज़ करेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि पहली बात तो ये समझ लो, स्मार्ट 2000 ये कोई खुद में वेपन नहीं है, ये टारगेट को अचीव करने के लिए एक सिस्टम है। आप इसको ऐसे समझो कि इसको किसी गन पे माउंट कर सकते हैं, यानी ये किसी भी गन के ऊपर इसको लगाया जा सकता है और ये फिर टारगेट अचीव करना और आसान बना देता है। इसमें एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर ऑप्टिकल स्कैनर होता है, साथ ही साथ इमेज फाइंडर होता है और एक मिनी कंप्यूटर लगा होता है, और फिर बॉक्स के ऊपर एक एमिंग साइट बनी होती है। आप किसी भी गन पे इसको माउंट कर दो। माउंट करने का अर्थ कि किसी भी गन से इसको कनेक्ट कर दो। फिर गन से कनेक्ट करने के बाद ये एक, आप जब इसका ट्रिगर पुश करोगे तो ये ऑटोमेटिकली, चूँकि मिनी कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है स्मैश 2000, तो ये टारगेट को देख लेगा। अगर टारगेट ड्रोन है तो ड्रोन चल रहा है, ये एंटी ड्रोन सिस्टम है तो ड्रोन चल रहा है, तो ये टारगेट पे एक उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसकी स्पीड का अनुमान लगा लेगा, उसकी डायरेक्शन का अनुमान लगा लेगा, और फिर वो तभी उससे ट्रिगर से, गन से जो उससे गोली निकलेगी, जबकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ये पता लगा लेगा कि अब हमारा हिट करना व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इसे सिंगल शॉट में टारगेट डिस्ट्रॉय करने के लिए इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, और इसे इंडियन नेवी खरीद रही है इजराइल से। हालांकि इसका जो रेंज है वो सिर्फ 120 मीटर है, 120 मीटर रेंज ही है, क्योंकि देखो जितना लंबा रेंज होगा फिर क्या होगा, एयर का प्रेशर और फिर ग्रेविटी, ये सारे और वर्क करने लगेंगे, तो फिर उतना आसान नहीं हो जाता है सिंगल शॉट में टारगेट को डिस्ट्रॉय करना। इसलिए इसका रेंज कम ही बनाया गया है, लेकिन ये सटीक निशाने पर जाके लगता है। तो ये स्मार्ट 2000 ये कोई गन नहीं है, कोई ये बंदूक नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसको किसी भी गन पे माउंट किया जा सकता है। इसे अभी इंडियन नेवी खरीद रही है। हालांकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी इसका ट्रायल शुरू कर दिया है। अगर उन्हें लगेगा ये कारगर है तो ये उनके लिए भी खरीदा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्मैश 2000 ये इजराइल से खरीद रही है इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई देशों में T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? देखो, विराट कोहली इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हमारी इंडियन टीम ने T20 इंटरनेशनल
मैच को अपना जो सीरीज़ थी वो जीत लिया है। तो इसके साथ ही विराट कोहली ऐसे कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने T20 मैच को की सीरीज़ को भारत के लिए जीता है साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। ये ऐसे पहले कप्तान हैं जिन्होंने इन चारों देशों में T20 सीरीज़ को जीता है इंडिया के लिए। हालांकि जब T20 सीरीज़ के बाद जो अभी टेस्ट मैच चल रहे हैं उसमें इंडियन टीम की परफॉर्मेंस अभी तक की वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है, यानी कि भारत ने सबसे ख़राब प्रदर्शन किया है अभी तक का। भारत सिर्फ 36 रन पे ऑल आउट हो गया अपने टेस्ट मैच में, कि टेस्ट मैच की जो दूसरी पारी भारत खेल रहा था उसमें सिर्फ 36 रन पे ही ऑल आउट हो गई पूरी इंडिया टीम। इससे पहले जो सबसे ख़राब प्रदर्शन था भारत का वो 42 रन था ऑल आउट होने का, और वो इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया टीम ऑल आउट हुई थी 42 रन पे। लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंडियन टीम ने खुद का अपना शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़ते हुए सिर्फ 36 रन पे ऑल आउट हो गई टीम। लेकिन दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में T20 श्रृंखला जीतने वाली टीम के पहले कप्तान जो बने हैं वो हैं विराट कोहली। यानी हमारी टीम ने साउथ अफ्रीका में भी T20 सीरीज़ जीती, इंग्लैंड में भी जीता और न्यूजीलैंड में भी जीता, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में भी जीता, और हर जगह पे कैप्टन कौन रहे हैं? विराट कोहली ही रहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावना राय के साथ पुस्तक धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ के सह लेखक कौन है? देखो, जो बुक है धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, ये अमीश त्रिपाठी और भावना राय दोनों ने मिलकर लिखी है। भावना राय ये अमीश त्रिपाठी की बहन है, दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है, धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 2020 का विषय क्या था जो 9 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है कि यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? तो ये 9 दिसंबर करा चुका हूँ। अब उसका थीम क्या था इस साल, ये इसके लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। तो उसका थीम था भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुटता। ऑप्शन सी है कि अगर सभी लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जो करप्शन होता है उसके विरुद्ध उठ खड़े हों एक साथ, तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। और भ्रष्टाचार की वजह से ही जो गवर्नमेंट, किसी भी देश की सरकारें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाती हैं उसको अचीव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो करप्शन है ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है किसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में। अगर हम बात करें अपने भारत की, तो इंडिया पूरे एशिया का सबसे मोस्ट करप्टेड नेशन है। पूरे एशिया में भारत सबसे ज़्यादा करप्ट देश है। ऐसी रिपोर्ट अभी नवंबर में ही जारी की गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संगठन है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई और जारी की गई है, रिलीज़ की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही एक और रिपोर्ट जारी की थी इसी वर्ष जनवरी 2020 में, जिसमें भारत की बात की गई थी। पूरे विश्व में भारत 80 रैंक पे है, 80th रैंक पे है। 180 देशों में भारत की 80वीं रैंक है, 80 रैंक है करप्शन में। और अगर एशिया की बात करें तो भारत एशिया में सबसे मोस्ट करप्टेड कंट्री है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो अगर सभी व्यक्ति करप्शन के अगेंस्ट एक साथ खड़े उठे हों, मतलब अगर कोई उनसे ब्राइब मांग रहा है तो सारे व्यक्ति देने से मना कर दें, तो उस इंसान को आखिरकार काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी नहीं देगा तो फिर उसे काम करना उसकी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन कोई एक भी देगा तो फिर उसकी आदत में आएगा और वो सबसे लेने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए इस वर्ष की जो थीम रही थी वो थी भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुटता। और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन वितरण की वास्तविक समय निगरानी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए एक मोबाइल ऐप का क्या नाम है? कोविन नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ये रियल टाइम वॉच करेगा कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को। देखो, कोविड-19 वैक्सीन ऐसी उम्मीद की जा रही है जनवरी महीने या फिर फरवरी महीने तक हमारे इंडिया में लॉन्च कर दी जाएगी। अभी इंडिया में स्पुतनिक वी, जो कि रशिया की वैक्सीन है, उसका ट्रायल का लास्ट फेज चल रहा है और ये ट्रायल किया जा रहा है कानपुर में, कानपुर के मेडिकल कॉलेज में। तो अगर ये ट्रायल लास्ट फेज में है, ये सक्सेस ट्रायल होता है, तो फिर स्पुतनिक वी को लॉन्च कर दिया जाएगा जनवरी के महीने में। अगर ये ट्रायल
लास्ट फेज में जाके कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होती है इसमें, तो फाइज़र कंपनी और बायोएनटेक कंपनी ने मिलकर जो कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है, उसने ये दावा भी किया है कि ये 90% तक सेफ है ये वैक्सीन। और उस फाइज़र और बायोएनटेक कंपनी द्वारा बनाई गई वैक्सीन को यूएसए यानी अमेरिका और यूके यूनाइटेड किंगडम दोनों देशों ने अपने यहाँ पे एज ए इमरजेंसी वैक्सीन उसको मान्यता भी दे दी है। यानी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो फाइज़र और बायोएनटेक की वैक्सीन को अमेरिका और इंग्लैंड के लोगों को लगाए जाने की अनुमति वहाँ के सरकार के द्वारा दे दी गई है। तो अभी स्पुतनिक वी, फाइज़र, बायोएनटेक कई सारे ऑप्शन वैक्सीन के खुल रहे हैं। लेकिन वैक्सीन मार्केट में आने के बाद जो सबसे बड़ा चुनौती होगा किसी भी सरकार के सामने वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। और भारत जैसे बड़े देश में जहाँ पे पॉपुलेशन 132 करोड़ है, वहाँ पे ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में वैक्सीन को पहुँचाना अपने आप में खुद में चुनौती होगी। और गांव-गांव में, फिर अलग-अलग शहर में, तो उसी की निगरानी के लिए कोविन करके एक ऐप को लॉन्च किया गया है और ये रियल टाइम वॉच करेगा। इसमें कोई भी व्यक्ति जिसे वैक्सीन लगवाना है वो अपना रजिस्ट्रेशन भी करने की सुविधा इस कोविन ऐप में दी गई है। और कई सारे सेंटर बनाए जाएंगे, तो सारे सेंटरों पे कितनी कोविड-19 की वैक्सीन है वो सब मॉनिटरिंग इस ऐप से की जा सकेगी, गवर्नमेंट करेगी। साथ ही साथ अगर किसी सेंटर पे वैक्सीन ख़त्म हो रही है और आसपास के सेंटर पे वैक्सीन की मात्रा अधिक है, तो वहाँ से वैक्सीन यहाँ पे लाया जा सके, जिससे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये वैक्सीन पूरे भारतवासियों को लगाई जा सके। इसी के लिए रियल टाइम वॉच के लिए कोविन नाम से ऐप को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। और हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।